नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम 11th लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम जंतुओं में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी होती है, क्या कार्य करती है और ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना भी होता है, साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी जो है उस स्थान तक करना होता है, तो जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कैसे संभव होगा। तो ये सभी कार्य करने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो है हृदय और रक्त वाहिनियाँ जो होती है, जिन्हें हम कहते हैं धमनियाँ और शिराएँ, ये पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हृदय और ये रक्त वाहिनियाँ जो होती है वो संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, यही रक्त परिसंचरण तंत्र बनाती है ना। ये देखिए कि हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र तैयार करती है। तो हम कह सकते हैं कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, कि हृदय और रक्त वाहिनियों को, जिसमें धमनियाँ और शिराएँ सब आ जाती है, इसी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखिए बच्चों, परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हम रक्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, रक्त जो होता है, जैसे ही हमारे शरीर के किसी भाग पर कट लग जाता है तो हम देखते हैं कि रक्त जो होता है रुधिर बाहर की ओर बहने लगता है। लेकिन कभी हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि ये रक्त है क्या। यदि हम देखें तो ये रक्त जो होता है एक तरल पदार्थ होता है, एक तरल द्रव होता है, और यही रक्त जो होता है धमनियों और शिराओं के अंदर प्रवाहित रहता है, बहता रहता है, और ये पचित भोजन को जो है शुद्धांत्र से अवशोषित करता है और शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य भी करता है। कौन? रक्त। यानी पचित भोजन को प्लस ऑक्सीजन समृद्ध जो वायु होती है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है, ये रक्त ही करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी रक्त ही करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है और रक्त ही शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि रक्त हमारा एक बहुत अच्छा परिवहन का साधन है। लेकिन ये रक्त जो होता है एक तरल पदार्थ से बना होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जिसके अंदर लाल रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, प्लेटलेट्स है ना। ये सभी जो है प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहेली के दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त का रंग लाल इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो रक्त होता है इसके अंदर लाल रक्त कणिकाएं जो होती है इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। देखिए, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है इनको हम इंग्लिश में आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और इनमें जो होता है एक लाल वर्णक पाया जाता है, इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो होता है यही ऑक्सीजन को अपने साथ ले करके और शरीर के सभी अंगों में सभी अंगों की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर हमारे शरीर के अंदर जो है कोशिकाएं जो होगी वो कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगी, है ना, और हम एनीमिक हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब हमारी पहेली के प्रश्न का उत्तर आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, प्रश्न आपके आता है एग्जाम में। तो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, इसीलिए रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है, जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं WBC, है ना, वाइट ब्लड सेल्स, है ना। ये कोशिकाएं जो होती है ये क्या करती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यानी कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो रोगाणु हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती है और हमारे शरीर को रोगों से बचाती है और सुरक्षित रखती है। अब देखिए बच्चों, बूझो यहाँ पर खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई,
और जिस स्थान पर चोट लगी है वहाँ पर रक्त बह रहा है। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप ही रुक गया। तो उसके दिमाग में प्रश्न आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रक्त के अंदर जो है मैंने अभी आपको बताया कि लाल रक्त कणिकाएँ भी पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएँ भी पाई जाती है, इसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, जिसे हम हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। और ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे शरीर के किसी भाग पर चोट लगती है तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं एक जाल बना देते हैं उस स्थान पर, जिससे कि धीरे धीरे ब्लड जो होता है वो बहना बंद हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स की वजह से, यदि हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो चोट लगने पर हमारे शरीर का रक्त जो होता है निरंतर बहता रहेगा। लेकिन यदि हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स नॉर्मल है या ठीक मात्रा में है, उचित मात्रा में है, आवश्यकता अनुसार है, तो हम कह सकते हैं कि चोट लगने पर हमारे शरीर से ब्लड जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं बहता है। अब देखिए बच्चों, रक्तवाहिनियाँ। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती हैं जो कि रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। अब देखो, हम जब अंतर श्वसन करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति होने से फेफड़े हमारे जो होते हैं वायु से भर जाते हैं। तो जब फेफड़े वायु से भर जाते हैं तो रक्त जो होता है इस ऑक्सीजन का परिवहन करता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। हाँ भाई, ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक, प्रत्येक कोशिका तक कैसे पहुंचती है? रक्त के द्वारा पहुंचती है ना। तो रक्त जो होता है यही ऑक्सीजन का परिवहन करता है और शरीर के सभी भागों तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखिए बच्चों, साथ ही जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये रक्त कोशिकाएं जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करती है। तो इस रक्त को वापस हृदय में ले जाया जाता है और यहाँ से ये जो है फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और फिर इसके बाद शुद्ध रक्त जो होता है वापस से हृदय में जाता है और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जो है वो पहुँचाया जाता है धमनियों के द्वारा। वो हम आगे पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन में। तो अभी हमें यही देखना है कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा। जो कि शिराएँ जो होती है अशुद्ध रक्त को हृदय के अंदर लेके जाती है और धमनियाँ जो होती है शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करती है। सिर्फ ये ध्यान रखना है अभी हमें, है ना। अब देखिए बच्चों, जो धमनियाँ होती है ये क्या करती है, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है धमनियाँ। अब जब ये हृदय से जो रक्त होता है वो प्रेशर से आता है, हृदय से जब रक्त आता है तो अधिक दाब पर आता है। तो जब अधिक दाब से आएगा तो धमनियों की दीवार जो है कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। धमनियों की जो दीवारें हैं या उसकी जो भित्तियाँ हैं मोटी और प्रत्यास्थ होनी चाहिए, नहीं तो वो फट जाएगी जब प्रेशर से आएगा ब्लड। तो इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो धमनियाँ हैं उनकी जो दीवार होती है, उनकी जो भित्तियाँ होती है वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है शिराओं की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि धमनियाँ जो होती है यही हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर के शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य करती है और हृदय से रक्त जो होता है प्रेशर से आता है, तो जिसके कारण उसकी दीवार फटे नहीं, धमनियों की दीवारों में किसी प्रकार की दरार ना आए और फटे नहीं, रक्त बाहर ना निकले। इसीलिए धमनियों की दीवार जो होती है मोटी और प्रत्यास्थ बनाई जाती है ना। हाँ, तो बच्चों आपको प्रश्न पूछा जाता है कि धमनियों की जो दीवार होती है या भित्तियाँ होती है वो शिराओं की अपेक्षा मोटी और प्रत्यास्थ क्यों होती है? तो हम क्या जवाब देंगे कि धमनियों की जो भित्तियाँ होती है मोटी और प्रत्यास्थ इसलिए होती है क्योंकि धमनियाँ जो होती है हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में जाती है और हृदय से रक्त जो होता है प्रेशर के साथ अधिक दाब से आता है। इसीलिए धमनियों की भित्तियाँ जो होती है मोटी और प्रत्यास्थ होती है ताकि वो फटे नहीं, है ना। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।